ठीक है फ्रेंड्स, तो गेट का जो एग्ज़ाम है आपका 2027 का, उसके लिए जेड टू ए स्ट्रेटजी कैसे यूज़ करते हैं, कैसे जेड टू ए स्ट्रेटजी को यूज़ करना है, वो मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में समझाने का प्रयास करूँगा। और अब जैसे समझाने के लिए क्या है कि हमें ये इंटरनल कंबशन इंजन की आपकी बुकलेट है बेसिकली। अब बुक जिसमें सब कुछ हो, आपकी पूरी थ्योरी हो, पूरे क्वेश्चंस हो। मेन चीज़ है कि थ्योरी प्लस ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हमेशा हमें एक बुक जो है रिफ़र करने के लिए ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि हम जेड टू ए की बात कर रहे हैं। और जेड का मतलब होता है कि जो मेरा गेट 2024 की मान लीजिए किताब है, तो जो मेरा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, जैसे ये क्वेश्चन आया है, तो दैट इज़ कॉल्ड जेड, बिकॉज दिस इज़ माई फाइनल output that is supposed to be I am supposed to answer. So this is called Z. And Z से पहले जो सारी चीज़ें आती हैं वो मेरी इस बुकलेट में है। तो अभी मैं ये दोनों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इस बुक को हटा दे रहा हूँ। दूसरा, गेट में चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ इजी कुछ टफ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ बेसिकली, अगर हमें समय मिलेगा तो मैकेनिकल के ही आईएएस के भी टॉपिक और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव को भी हम सॉल्व करने का समय निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन पहले हमारा फोकस गेट के लास्ट क्वेश्चन पेपर्स पे होगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग या आइडियली स्पीकिंग तो हमें दोनों के ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग की मेथड क्या है, मैं इसको यूज़ करूँगा। और दूसरा है थ्योरी ऑफ मशीन्स। अब ये थ्योरी ऑफ मशीन्स की कंप्लीट पोस्टल कोर्स है, जिसमें करीब करीब 400 के ऊपर के पेजेस हैं। एंड इसमें आपकी पूरी थ्योरी है, फिर क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी हैं। एंड अगर टॉपिक वाइज डिवीज़न की बात करें तो इसमें 11 चैप्टर्स हैं। ठीक है। सो व्हाट लेट्स से कि मेरे को थ्योरी ऑफ मशीन्स प्रिपेयर करनी है और मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेट्स से कि सोम तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि सिविल में सोम पढ़ाया जाता है, बट सिविल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन्स नहीं पढ़ाई जाती है। और जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि मैं गेट इस बार दूंगा और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मेरा तो एआईआर बनाना चाहिए। ठीक है ना। बट वो कैसे आएगा? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिफोर यू स्टार्ट यू हैव टू मेक सम प्लान्स। और प्लान कैसे बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना। अब ये हमारा चौथे नंबर पे है, थ्योरी ऑफ मशीन्स, पेज नंबर 201 से 286, गेट 2024। सो इसमें हमारे 2 साल के नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हम जाते हैं पेज नंबर 201 से 286 पे। अब जब हम 201 पे गए, सो ये रहा 201, थ्योरी ऑफ मशीन्स। अब इसमें 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। ठीक है ना। और जबकि बुकलेट में 11 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो व्हाट आई विल डू फर्स्ट, कि पहले मैं डिटरमाइन करूँगा कि ये जो इसमें 11 चैप्टर हैं और इसमें 8 पार्ट्स में हैं, तो कौन कौन सा किसके संबंध में है। लाइक वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो चैप्टर 10 करेस्पॉन्ड्स टू दिस वन। नेक्स्ट इज गवर्नर्स, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर्स, आई थिंक दिस करेस्पॉन्ड्स टू बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग से पहले यहाँ पे है डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, टर्निंग मूवमेंट एंड फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील वाला पार्ट यहाँ है, गवर्नर वाला पार्ट यहाँ है। तो गवर्नर वाला पार्ट चैप्टर 9 में है और फ्लाईव्हील वाला पार्ट चैप्टर 7 में है। तो थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और वो मैं कहीं लिख भी सकता हूँ कि ये 8 और ये 11 कैसे कोरिलेटेड है। हालांकि मेरा जो प्रिपरेशन का अप्रोच है वो इसी के बेस्ड रहेगा, यानी इसी पे ही आधारित रहेगा। यानी जो मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाऊंगा उसमें 8 ही सेक्शंस होंगे, 11 सेक्शंस नहीं होंगे, क्योंकि मैं जेड टू ए चल रहा हूँ। और जेड यानी थ्योरी ऑफ मशीन्स का जो मेरा लास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। थ्योरी ऑफ मशीन्स का टॉपिक है। अब इसमें दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब इसमें पहला पार्ट है
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब इसमें मेरे पास 1.27 27 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फिर दूसरा पार्ट आ गया प्लेनर मैकेनिज्म्स। प्लेनर मैकेनिज्म्स में 37 क्वेश्चन हैं। ऐसे करके चलता चला जाएगा। तो फॉर माई ऑन रेफरेंस मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा 27 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस, ऐसे करके। एंड यहाँ भी लिख सकते हैं आप, अलग से कुछ अपनी A4 शीट्स पे प्लानिंग जहाँ बना रहे हैं वहाँ भी लिख सकते हैं। और बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि हम सारे नोट्स जो बनाएंगे वो किसी भी स्पायरल कॉपी में या किसी भी आई मीन टू से कॉपी में नहीं बनाएंगे, हम लूज A4 शीट्स में बनाएंगे। और उसकी वजह ये है कि लेट से अगर हम लूज A4 शीट्स में बनाते हैं और जो बटन वाले फोल्डर्स होते हैं उसमें हम उसको रख लेते हैं, तो मैं तो फॉर एग्जांपल ये बटन वाला फोल्डर तो नहीं है बट एक फोल्डर है बेसिकली, और लेट से कि बहुत सारे पेजेस मैंने उसमें रखे हुए हैं नोट्स के, बट और मान लो मेरे को हुआ कि यार मेरे को ये पेज चेंज करना है, ठीक है, ये पेज चेंज करना है तो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, बीच का कोई पेज चेंज करना है कभी भी चेंज कर सकता हूँ। एंड ऐसा भी होता है कि आप जो है कभी भी ऐसा नहीं पाओगे कि आपका टॉपिक हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि लेट्स से कि आपने गेट से पूरा ख़त्म कर लिया ऑटो पॉइंट्स, ऑटो टॉपिक्स, और आपने रिलेवेंट नोट्स भी बना लिए, फिर आपका मूड हुआ, आपके पास समय मिल गया बेसिकली, फिर आपने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का भी उठा लिया, फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम का आप थ्योरी ऑफ मशीन उठा लिया आपने लास्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको करना पड़ेगा एक्चुअली। अगर गेट आपको अच्छे से देना है तो आपको गेट के भी लास्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे और ES के भी। तो आई होप इसमें थ्योरी ऑफ मशीन्स जहाँ भी होगा, आई थिंक मशीनरी वाले पार्ट में होगा ये, जब उसका आप सॉल्व करोगे लास्ट ईयर, कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखने होंगे नोट्स में, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जेट टू एज जब हम स्ट्रेटजी समझेंगे तो हमको ये भी समझना है, हमको ये भी देखेंगे क्या क्या हमें नोट्स बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस स्ट्रेटजी में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, नोट्स बनाने होते हैं, लेकिन नोट्स हम लीनियरली नहीं बनाते हैं, हम नोट्स एकदम नॉन लीनियर बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है कि मैं नोट्स में क्या लिखूंगा। कोई चीज़ अगर नहीं पूछी गई तो उसको नोट्स में मैं लिखूंगा ही नहीं, इस पर डिपेंड करता है। तो लेट्स से कि मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के 27 क्वेश्चन सॉल्व किए, और जैसा कि अभी आप आगे देखोगे जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं पहली दफ़ा में, प्रिफरेबली पेंसिल से या पेन से, उसमें मैं सिंगल टिक मारूंगा, सिंगल टिक इन राइट डायरेक्शन। और अगर सॉल्व नहीं होता है पहले अटेम्प्ट में तो मैं रिवर्स टिक मारूंगा, और ऐसे में 5 टिक मारूंगा, यानी मैं इस पेज से 5 बार गुजरूंगा, 5 दिन 5 बार। अब जाके समझ में आ जाएगा। तो अब जिसमें मैंने रिवर्स टिक मारा है ना, इसका मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कहाँ जाऊँगा, सोर्स बुक में जाऊँगा। सोर्स बुक कौन सी है मेरी, जो मेरी पोस्टल कोर्स की बुक है। नाउ लेट्स से, अब इसमें टाइम लगेगा हमें, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि बेसिकली ये एक मूवमेंट का केस है, मूवमेंट लगाया जा रहा है, और एक पिन ज्वाइंट है, दूसरा यहाँ पे पिन ज्वाइंट है, तीसरा यहाँ पे पिन ज्वाइंट है, चौथा यहाँ पिन ज्वाइंट है, 4 पिन ज्वाइंट है। और इसमें कुछ कुछ क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट इज। और ये मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन से है, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई मीन ऑब्वियसली क्वेश्चन को मेरे को सामने रखना है, क्वेश्चन को बंद नहीं करना है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं आया मेरे को। तो 1.22, अब ये 1.22 को मैं, जो ये चैप्टर है मेरा, सिंपल मैकेनिज्म्स, काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेन मैकेनिज्म्स, ग्राफिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एनालिसिस। अब देखिए हमारे पास PDF तो है नहीं इसकी, बट ऑफ कोर्स अभी इसकी हम PDF बना लेंगे तो उसकी OCR कर देंगे, तो कंट्रोल F से हम सर्च भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल F से जब हम एंगुलर सर्च करेंगे, जहाँ भी एंगुलर या एंगुलर वेलोसिटी सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार चैप्टर 1 में एंगुलर वेलोसिटी की बात किया है, चैप्टर थोड़ा सा अपन को मतलब कंप्यूटर का भी असिस्टेंस मिल जाएगा। तो एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, या तो चैप्टर 2 में है ये चीज़ या तो चैप्टर 1 में है। तो चैप्टर 1 में तो मुझे नहीं लगता है, चैप्टर 2 में ही शायद है ये,
इंस्टेंटेनियस सेंट्रल ऑफ वेलोसिटी, ग्राफिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इंट्रोडक्शन। सो एनीवेज, तो हम चैप्टर 2 में जाके एक बार ट्राई करते हैं, पेज नंबर 37, और ये थ्योरी ऑफ मशीन का पेज नंबर 37। तो अब जैसे इसमें तो ये सारे पिन जॉइंट्स हैं, इसमें फोर्स नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं, इसमें फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एंड डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो बेसिकली अब क्या होगा ना, देखिए अब हमारी खोज शुरू हो जाएगी। जो क्वेश्चन नहीं आया तो हमारी खोज शुरू हो जाएगी, और खोज इस प्रकार से शुरू होगी कि पहले तो हम देखेंगे कि यार ये चीज़ मेरे को कहाँ से समझ में आएगी। अगर इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है तो मुझे कौन कौन से पेजेस पढ़ने जरूरी हैं। नाउ इट में सो हैपन कि कई सारे पेजेस पढ़ने पड़े, एंड इट में सो हैपन कि सिर्फ 1-2 पेज पढ़ने में हो जाए। नाउ आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम इन ट्राइंग टू फाइंड इट। आप मेरा बस मेथड समझने का प्रयास करिए कि लेट्स से मैं 1 मिनट इसमें वेस्ट कर ही देता हूँ कि मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये जो पहला टॉपिक है इसका, इसमें फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, इसमें सिर्फ एंगल्स हैं बेसिकली। तो एज फार एज आई बिलीव ये दूसरे 2 पॉइंट का ही मैटर है, क्योंकि इसमें हमारे को वेलोसिटी की बात की गई है, एक्सीलरेशन की बात की गई है, एंड पिन जॉइंट है और 3 रॉड्स हैं, ठीक है। 4 पिन जॉइंट्स हैं, 3 रॉड्स हैं। तो मैं ऐसे कैजुअली जो है बस घूम रहा हूँ। जैसे देखो ये इसमें क्या है, एक ये तो सॉलिड जॉइंट है और 2 पिन जॉइंट है और स्पीड ऑफ स्लाइडर, ठीक है ना। इसमें स्पीड ऑफ स्लाइडर को पूछ रहा है। इसमें क्या है, यहाँ पे पिन जॉइंट है, यहाँ पे पिन जॉइंट है, और यहाँ पे पिन जॉइंट है, और यहाँ पे पिन जॉइंट है। इसमें क्या पूछ रहा है, सेंटर्स ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी एट दिस इंस्टेंट। हमसे क्या पूछा हुआ है इस गेट वाले पेपर में, एंगुलर वेलोसिटी पूछा हुआ है, नहीं सॉरी, हाँ एंगुलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन न्यूटन पर सेकेंड ऑफ बार डीसी एट दिस इंस्टेंट, और ये 2019 का क्वेश्चन है। तो हमें ये देखना है कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पूछा है। तो हमें मिल नहीं पा रहा है क्योंकि ये चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। अब अगर चैप्टर 2 भी खत्म हो गया और हमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिली तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपको कोई क्वेश्चन जो है अपनी बुकलेट में मिलेगा ही नहीं। तो माई नंबर 1 सजेशन इज, फर्स्ट सजेशन इज कि यू लीव दैट क्वेश्चन। कि कोई क्वेश्चन अगर लेट्स से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, कई बार होता है, या सिलेबस से जस्ट बाहर का आ गया है, जो कि आपकी पोस्टल कोर्स में नहीं है, कहीं नहीं मिला, तो आप उसको तो पहले छोड़ दो। दूसरा, फिर आप नेट की हेल्प लेकर के ट्राई कर सकते हो। तीसरा, आप इसी क्वेश्चन को स्कैन करके, ये मैंने एन लगा दिया, गलत किया, इसी को स्कैन करके अगर आप AI टूल्स में अपलोड करोगे वो सोल्यूशन दे देगा विथ एक्सप्लेनेशन, एंड दैट इज़ द केस यू ऑलरेडी नो, और दैट इज़ द केस आई नो। 1.5 साल पहले मैंने कुछ एक कोर्सेज किए थे NPTEL पे, तो मैं ट्राई करता था, तो बहुत डिफिकल्ट PhD लेवल के क्वेश्चंस को आंसर कर देता था विथ एक्सप्लेनेशंस। सो या वहाँ से आप समझ सकते हो। बट चूंकि ये रिवर्स टिक है, तो आप क्या करोगे, आप एज इट इज़ इस क्वेश्चन को नोट्स में लिखोगे। जो भी मेरा पहली बार रिवर्स टिक में गया है, या लेट्स से कि दूसरी बार भी रिवर्स टिक में चला गया, उसको मैं नोट्स में लिखूंगा। अब मैंने क्या बताया कि नोट्स जो है आपके नॉन लीनियर बनेंगे। टॉपिक कैसे फ्लो करता है, जैसे चैप्टर 3 है, इंट्रोडक्शन, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, टॉपिक कैसे फ्लो कर रहा है, लीनियर फ्लो कर रहा है। मेरे नोट्स जो बनेंगे वो कैसे फ्लो करेंगे, वो नॉन लीनियर फ्लो करेंगे। मुझे ये पता है कि जो मेरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वो है तो एक ही जगह, मतलब 2 पेज होंगे, 4 पेज होंगे, 10 पेज होंगे, ठीक है ना। बट हाँ, जो मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ, वो नॉन लीनियर, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं इसका पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करूँ, वैसे तो मैं 22 पे आ गया था, लेट्स से कि मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है इसको मैं अपने नोट्स में लिखूंगा, हैंड रिटन नोट्स में। और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है और वो इस टॉपिक के सबसे लास्ट में आया होगा बुक में, संभव है।
वो बुक में जो ये टॉपिक दिया है वो कहीं भी सही भी हो सकता है। बुक में अगर इस टॉपिक के लेट से 50 पेज हैं, ये क्वेश्चन 25वें पेज से भी संबंधित हो सकता है, 40वें पेज से भी संबंधित हो सकता है, पहले पेज से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन चूंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया था तो इसको मैं अपने नोट्स में बनाऊंगा। दैट इज वाई आवर नोट्स बिकम नॉन लीनियर अगेन। सो अब तो ये हुई बात कि Z2A का मतलब क्या है। Z2A का मतलब ये है हम डायरेक्टली लास्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए आप। एंड वहाँ से फिर हम हमारी खोज शुरू होती है कि भाई वो क्वेश्चन आया कहाँ से। जैसे मेरे केस में भाई मैंने थ्री मशीन तो पढ़ी ही नहीं है, तो मेरे केस में क्या होने वाला है, वर्स्ट केस होने वाला है, और मैं वर्स्ट केस को ही डिस्क्राइब करूँगा आपको, तो आपको अपने लिए समझ में आ ही जाएगा। अब वर्स्ट केस क्या है कि मेरे को सारे क्वेश्चन लगभग नहीं समझ में आने वाले हैं, ठीक है, मेरे से सॉल्व नहीं होने वाले मतलब। बट तो मैं ऑब्वियसली रिवर्स टिक मारूंगा पहली बार, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है हमें अपनी प्लानिंग में। और देन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैं सारे के नोट्स बनाऊंगा, या अगर सब में ही रिवर्स टिक आ रहा है, बट हाँ ऑफ कोर्स आप सोल्यूशन देखोगे जो सोल्यूशन दिया है, लेकिन इट इज़ प्रिफर्ड कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ठीक है ना। जैसे इसमें मैंने क्या बोला कि मेरे को 1.1a में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मुझे मालूम है, और 1.1a का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है इतना छोटा सा, ठीक है, 4 लाइन का सोल्यूशन दिया है, लेकिन मेरी समझ के लिए हिसाब से हो सकता है ये मेरे को समझ में ना आए, हो सकता है मेरी समझ के हिसाब से मेरे को 8 लाइन का सोल्यूशन लिखना पड़े, मेरे को अपने को समझाने के लिए। मेरे को अपने को समझाने के लिए कितना लिखना है वो मेरे अपने नोट्स में होगा, अगेन लूज शीट्स वाले नोट्स में होगा। लूज शीट्स को मैं ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर ऑर्डर अरेंज रखूँगा और वो बटन वाले फोल्डर में पैक करके रखूँगा। लंबे चौड़े वाले बटन फोल्डर लेने हैं जो थोड़ा महंगे आते हैं, 20 रुपये के, थोड़े कड़े से होते हैं लेकिन लंबे चौड़े होते हैं, ताकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आ सकें। लाइक 200 पेज भी आप रख दो तो उसमें एकोमोडेट हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो क्या होगा कि आपका एक ही फोल्डर में 2 या 3 टॉपिक भी आ सकते हैं, की संभावना एटलीस्ट एक टॉपिक तो आ ही जाएगा। एंड एटलीस्ट इन माई केस, जिसमें मेरे को आई बिलीव कि मेरे को काफ़ी नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो एक टॉपिक तो आ ही जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो अगर इसमें 10 टॉपिक है तो 10 फोल्डर में मेरा सारा नोट्स बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स लूट शीट्स में बनाना है। नाउ अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा टाइम टेबल की बारे में और टाइम टेबल एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, इसके बारे में बता देता हूँ। तो टाइम टेबल एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस के बारे में बताने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैं एक बार थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग कर देता हूँ। कैम्स 225 कितने क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए हमें क्वेश्चंस को जानना जरूरी है। कैम्स, तो कैम्स में हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं सिर्फ 7 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें हो गए 7 क्वेश्चंस। फिर 228 पे डायनेमिक, अब इसमें है सिर्फ 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। फिर गियर एंड गियर ट्रेन, में 41 क्वेश्चंस। नाउ फ्लाई व्हील एंड गवर्नर, इसमें है 16 क्वेश्चंस। इसको जरा टोटल करना, कैलकुलेटर निकालना। ऑन हो गया, ठीक है। वाइब्रेशन में है, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो, कैलकुलेटर ऑन करके बता रहा हूँ। वाइब्रेशन में सबसे अधिक क्वेश्चन है 76 क्वेश्चंस, 76 क्वेश्चंस। और बैलेंसिंग एंड जायरोस्कोप, तो बैलेंसिंग एंड जायरोस्कोप में बैलेंसिंग एंड जायरोस्कोप में 14 क्वेश्चंस। अब ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स खत्म हो गया, और टोटल इसका करेंगे, जोड़ो 27 प्लस 35 7 6 41 16 76 14 4 कितना हुआ, प्लस 14, ठीक है, 222 क्वेश्चंस। अब आप सोचो कि
सिर्फ 222 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है एंड उनको समझ लेना है, बेसिकली समझ लेना है। एंड इससे क्या होगा कि आपका जो है टॉपिक तैयार हो जाएगा थ्योरी ऑफ मशीन्स का। सिर्फ आपको 222 क्वेश्चंस को ट्राई करना है। इसमें मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 से 20% टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो। छोड़ सकने का मतलब ये है कि अगर इसका 80% निकालें तो ये करीब 200 के आसपास बैठेगा। 80% नहीं, 80%, 180 के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो 180 क्वेश्चन अगर मेरे सॉल्व हो जाते हैं, जो मेरे को समझ में आ जाते हैं, और 40 क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आते हैं, 42 क्वेश्चन आउट ऑफ टोटल ऑल दीज, तो उन 42 क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। बिकॉज अगर मैं 80% भी मार्क्स ले आता हूँ तो भी मेरी काफ़ी हाई रैंक आ जाएगी गेट में। ठीक है ना। तो एक जनरल सा ट्रेंड, एक जनरल सा ये लेके चलना पड़ता है कि कोई अगर बहुत कठिन क्वेश्चन है तो उस पर बहुत ज़्यादा जूझना नहीं है। तो वो सबसे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है। नाउ द थिंग इज, अब ये 222 क्वेश्चन है, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है। तो प्लानिंग करने के लिए अब अगर ये 180 222 क्वेश्चन हैं तो हम बहुत बेसिक सी प्लानिंग करेंगे। अब जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स की प्लानिंग में बता रहा हूँ, और मैंने बताया था कि हम ये जो गेट की लास्ट ईयर बुक है उस टॉपिक को हम फॉलो करेंगे। अब मेरी पोस्टल कोर्स में 11 पॉइंट्स है, सॉरी 11 चैप्टर्स, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, थ्योरी ऑफ मशीन एंड टॉम। अब इसमें टॉपिक 1, ठीक है। मैं टॉपिक, वैसे तो आप जब टेबल बनाओगे तो उसमें पूरा नाम लिखोगे, बट मैं टॉपिक क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 लिख दे रहा हूँ। 1 का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। नाउ एमसीक्यूज नंबर्स, ये एमसीक्यूज के नंबर भर देंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आप 8वें तक आ जाओगे। 8वें में है 14 क्वेश्चन, 7वें में मैं पूरा भर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेरा पर्पज सिर्फ समझाने का है, टेबल भरने का मेरा पर्पज नहीं है। नाउ फर्स्ट अटेम्प्ट, ATT शॉर्ट में अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, ऐसे करके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक का हम बनाएंगे। हालांकि हमें फोर्थ तक भी छोड़ सकते हैं। और इसमें हम ये भरेंगे, जैसे ये तो मान लीजिए 27 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किस तारीख को किया था, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन लगे हों, तो जो दूसरा दिन था वो तारीख हम यहाँ लिखेंगे। सिर्फ टिक नहीं मारेंगे। कहने को होता है ना कि मैंने पहले एक फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई कर लिया है, मैंने पहली बार पढ़ लिया है, तो हम टिक मार देते हैं, लेकिन उसे डेट का नहीं पता चलता कि लास्ट टाइम कब पढ़ा था। तो हम डेट लिए हैं, जैसे आज 7 तारीख है, 7 अगस्त। ठीक, अब ये हो गया। नाउ द थिंग इज कि कुछ के चैप्टर्स कुछ में ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ में कम क्वेश्चन है। तो फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हम ये जरूर कर सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं 76, तो हम 7A और 7B करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जिसमें 7A में 38 क्वेश्चन हो और 7B में भी 38 क्वेश्चन हो। 38 + 38 76। ठीक है, अब टाइम टेबल, ये तो आपका बेसिकली क्या है, मॉनिटरिंग है। ये क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, कि आप आपने कब क्या किया। ये टाइम टेबल आपका नहीं है। टाइम टेबल कैसे रहेगा, टाइम टेबल आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और कई चीज़ें आपको ना एज यू गो ऑन, एज यू मूव ऑन, आपको उस तरीके से करनी पड़ेंगी चेंज। स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, रेदर आई वुड से ना पाथवे आपको पता होना चाहिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पाथवे क्या है, पाथवे ये है कि आपको जो टॉपिक 1 है उसको एटलीस्ट 4 बार ट्राई करना है। एक जनरल सी सिचुएशन ले लेते हैं, एक टिपिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। तो 7 अगस्त को मैंने ट्राई किया और उसी में मेरा पूरा दिन निकल गया। ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, 27 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मुझे आता है नहीं। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली मैं पूरा पढ़ूंगा कंटेंट, देखूंगा कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और क्या चीज़ मेरे को नोट्स में बनाना जरूरी है। आप एक लाइन मेरी याद रख लीजिए, वो इसका कोर है एक्चुअली J2A स्ट्रेटजी का। टू सॉल्व दिस लास्ट ईयर क्वेश्चन, what should I know and what all should I know, and that is all I
will try to know. That is all I will try to remember, and that is all I will keep in my notes, and that is all I will write in my notes. That's it. To solve this last year question, मुझे क्या जानने की आवश्यकता है, सिर्फ मैं उस पर फोकस करूंगा और उसी को मैं अपने लूज A4 शीट्स के नोट्स में बनाऊंगा. एंड बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्वेश्चन अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको उसको अपने नोट्स में तो लिखना ही चाहिए. इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मॉनिटरिंग है. अलग से जो आप A4 शीट्स पे नोट्स बनाओगे उसमें आप लिखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ेंगे. 1.1 लिखूंगा मैं, तो 1.1 सॉल्व करने के लिए क्या क्या जानना चाहिए, ठीक है ना. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा कि आप हमेशा अपने पास 4 कलर की पेन रखिए. ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये चारों कलर की पेन रखिए और चारों कलर की पेन का यूज़ करिए. पेंसिल भी आप रख सकते हैं, पेंसिल और रबर, क्योंकि अपन क्या है ना, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं. मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू जो मैं बता रहा हूँ. आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो है कलर पेन्स का यूज़ करते होंगे डायग्राम्स को अच्छे से समझाने के लिए, खुद को समझाने के लिए, या फिर जो है दूसरों को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा, उसमें भी मैंने कलर्ड पेन्स यूज़ की थी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट करते हैं. मैंने रेड यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैंने ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर्स का यूज़ किया था इन माई आंसर राइटिंग. ठीक है ना. जो सब्जेक्टिव आंसर्स मैंने लिखे थे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, उसमें ब्लू कलर भी यूज़ किया था, ब्लू कलर बॉल पेन, ब्लैक कलर का बॉल पेन भी यूज़ किया था और ग्रीन कलर का भी बॉल पेन यूज़ किया था मैंने. ठीक है. और ऑफ कोर्स पेंसिल का भी यूज़ किया था कई जगहों पे. सो ये मॉनिटरिंग सिस्टम है. तो 7 अगस्त को मैंने पढ़ा और 7 अगस्त को मेरा पूरा दिन निकल गया. फिर मैंने क्या किया, 8 अगस्त को मैंने फिर पढ़ा. तो यहाँ पे आ गया 8 अगस्त, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ टॉपिक 1. टॉपिक 1 मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन. लेकिन चूंकि मैं 7 अगस्त को पढ़ चुका था तो मेरे को थोड़ा कम टाइम लगेगा और मैं मान ले रहा हूँ कि मैं 8 अगस्त को ये 35 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिए. या ऐसा भी हो सकता है कि 8 अगस्त को मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया और 9 अगस्त को मैंने जो है बाकी 15 सॉल्व किए. तो यहाँ 8 की जगह पे मैं 9 लिखूंगा. ठीक है. जब वो मेरा अटेम्प्ट पूरा हो गया उस टॉपिक का, तब वो वाली डेट में यहाँ लिखूंगा. बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये मान ले रहा हूँ. ठीक है. आई एम सॉरी, ये 8 अगस्त हमें यहाँ लिखना है. आई एम सॉरी, क्योंकि 8 अगस्त को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ना. 8 अगस्त को मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एक्चुअली. तो 8 अगस्त को टॉपिक 1 का सेकेंड अटेम्प्ट है और 8 ही अगस्त को टॉपिक 2 का फर्स्ट अटेम्प्ट है. ठीक. और मान लेते हैं कि 8 अगस्त में इतना दिन हमारा बीत गया, उससे अधिक हम नहीं कुछ कर पाए. तो 9 अगस्त को हमने टॉपिक 1 का 9 अगस्त टॉपिक 1 का थर्ड अटेम्प्ट किया. इसमें और भी कम टाइम लगेगा, पहले दिन से कम, फिर दूसरे दिन से भी कम. और 9 अगस्त को ही मैंने टॉपिक 2 का सेकेंड अटेम्प्ट किया, 9 अगस्त. ठीक है. और हो सकता है कि मेरे पास इतना समय बचा हो 9 अगस्त को ही, या न बचा हो, जैसी भी सिचुएशन हो. जैसे कि इसमें 7 क्वेश्चन हैं टॉपिक 3 में, तो 9 अगस्त को ही मैंने टॉपिक 3 का फर्स्ट अटेम्प्ट किया हो. अब देखो ये ऐसे बने ना, 9 अगस्त 9 अगस्त, 8 अगस्त 8 अगस्त. ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि डेट सेम हो इस तरह से. उसके बाद 10 अगस्त को मैं टॉपिक 1 का फोर्थ अटेम्प्ट करूँगा. कम टाइम में हो जाएगा और होगा क्या कि कई चीज़ें याद हो जाएंगी मुझे कि लगातार चौथे दिन में पढ़ रहा हूँ उसको. और 10 अगस्त को ही मैं टॉपिक नंबर 2 का थर्ड अटेम्प्ट करूँगा, 10 अगस्त. और 10 अगस्त को ही संभव है कि मैं टॉपिक नंबर 3 का सेकेंड अटेम्प्ट करूँगा, 10 अगस्त. और हो सकता है उस दिन मेरे पास टाइम कम था तो मैं टॉपिक 4 पे नहीं पहुँच पाया. तो अब आप देखो, अब इसके बाद क्या है, प्रॉबेबली मैं 5th अटेम्प्ट पे नहीं जाऊँगा या जा भी सकता हूँ. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है 4 अटेम्प्ट तक अच्छा रहता है. 4 अटेम्प्ट तक तो आपको जाना चाहिए और 5 तक अगर जा सकते हो, अगर आपको टाइम मिल पाता है तो. अब क्या है कि, या इसको आप ब्लैंक छोड़ो, काटना नहीं चाहिए था मेरे को यहाँ पे, इसको आप ब्लैंक छोड़ो. इट्स लाइक कि जो 5वां अटेम्प्ट आप है ना, ये आप जनवरी के लिए छोड़ो इसको, लाइक जनवरी या दिसंबर के लिए. ठीक है ना. कि जनवरी या दिसंबर में आप रिवाइज भी तो करोगे ना, तो वो आपका 5वां अटेम्प्ट काउंट होगा. तो तैयारी के दौरान आप 3 से 4 अटेम्प्ट, 4 बार अटेम्प्ट करो उस लास्ट ईयर क्वेश्चन को, और रिवीजन के दौरान 1 या 2 बार अटेम्प्ट करो. तो ये टोटल 5 हो जाएंगे. अब
11 अगस्त को क्या है कि मैं टॉपिक 1 नहीं पढ़ूंगा। अब जो टॉपिक 1 है ये मैं दिसंबर में पढ़ूंगा दोबारा। सरसरी नज़र पे कभी देख लूँ वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना लूज A4 शीट्स पे, उसको भी मैं अलग से रिवाइज करता रहूँगा। वो चीज़ मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ कि मैंने कब रिवाइज किया, वो तो डेली रिवाइज करना है। एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना A4 शीट्स पे, लूज A4 शीट्स पे, जिसमें मोस्टली मेरे को सारे क्वेश्चन लिखने पड़ जाएंगे और उनसे संबंधित क्या क्या चीज़ मुझे जानना जरूरी है वो भी लिखना पड़ जाएगा, या फिर बुक्स में हाईलाइट करके फिर मेरे को उस तरीके से करना पड़ेगा, तो मार्क करके, बुक में मार्क करके, तो वो तो मुझे रिवाइज करना होगा बाद में भी। हाँ, लेकिन ये जो है ये मॉनिटरिंग ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना। और ये सारे टॉपिक्स के लिए बनाना, सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे टोम के लिए बना रहे हो तो सोम के लिए बनाना पड़ेगा, और उसका आधार जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट ही रहेगा। ये कंप्लीट करने के बाद सर अगले सब्जेक्ट। हाँ, और जब तक आपका टोम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाओगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको क्या है 222 क्वेश्चन ही तो दिमाग, 222 क्वेश्चन पे ही तो दिमाग लगाना है। जैसे हमारा सर बेसिक कंप्लीट नहीं हो जैसे इस टॉपिक का, हाँ, तो हमें टाइम ज़्यादा लग गया। हाँ तो हाँ देखो ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है कि टोम में आपको 2-3 टॉपिक तैयार हो, 2-3 टॉपिक बिल्कुल तैयार ना हो, और 1-2 टॉपिक आधा अधूरा तैयार हो। स्ट्रेटजी सेम। हाँ, क्योंकि जो टॉपिक तैयार होंगे उसमें कम टाइम लगेगा, तो उसमें डेट्स जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी। जो टॉपिक तैयार नहीं होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें डेट्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। 2-2 दिन लगेगा, 3-3 दिन लगेगा, उसमें लगने दीजिए, क्योंकि हमें लास्ट ईयर क्वेश्चंस को तो हम नहीं छोड़ सकते ना। लास्ट ईयर क्वेश्चंस में जिस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी तरीके क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। और आई मीन टू से कि अगर हम इस क्वेश्चन को, मैं समझ ले रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, ये है क्या चीज़, तो इससे सिमिलर क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो सॉल्व कर लूँगा, एंड दैट इज़ द अप्रोच। और ये अप्रोच मैंने अपने JEE एग्ज़ाम में भी यूज किया था, और ये अप्रोच मैंने अपने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में भी यूज किया था। गेट में मैंने नहीं यूज किया था, उतना समय नहीं था मेरे पास, बट हाँ इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में जब मैं 2015 में दे रहा था तो मेरे सिर्फ 50% टॉपिक्स तैयार थे, तो बाकी के जो टॉपिक्स कम तैयार थे तो उसमें मैंने Z2A स्ट्रेटजी अपनाई थी जो कम तैयार थे। तो मैंने उसमें भी जो इजी क्वेश्चंस थे उसको मैंने समझ लिया था कि चलो ये इजी वाला आएंगे तो ये मैं कर लूँगा। तो जैसे मैंने क्या कहा, 80% टारगेट आपका रखना चाहिए, 20% कठिन तो छोड़ दो। तो जो मेरे टॉपिक्स नहीं तैयार थे ना और मेरे पास टाइम कम बचा था सिर्फ, तो मेरे को अपना इनपुट आउटपुट रेशियो बढ़ाना था, मतलब कि मैं कम पढ़ूँ और ज़्यादा नंबर आ जाए। तो लाइक मेरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस अच्छे से नहीं तैयार था, काफ़ी पुअरली तैयार था इनफैक्ट, और स्टील भी मेरा काफ़ी पुअरली तैयार था, बहुत पुअर था मैं उस दोनों सब्जेक्ट्स में। तो दोनों के लास्ट ईयर क्वेश्चंस को मैंने देखा, और जो मेरे को समझ में आया, प्रथम दृष्टया तो कोई समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा एफर्ट मारने के बाद, थोड़ा कंटेंट देखने के बाद, पोस्टल कोर्स का या अपने नोट्स का जो समझ में आया, लेट्स से कि 10 में से सिर्फ 4 समझ में आया या 5 समझ में आया, तो उन 5 को मैंने समझा और उनके अपने नोट्स बना लिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। उनको मैंने पढ़ा, ऑब्वियसली उस टाइप क्वेश्चन आए भी, फॉर्चुनेटली उनको मैंने कर दिया। तो हमें जो चीज़ पढ़नी है उसको पक्का कर देना है, जो चीज़ हमें करनी है वो पक्की करनी है या फिर छोड़ देनी है, ठीक है। तो यही अप्रोच है भाई। एक तो मॉनिटरिंग का अप्रोच है जिसमें आप 3 से 4 अटेम्प्ट दो हर टॉपिक के लिए, और 1 या 2 अटेम्प्ट दो रिवीजन के टाइम पे, तो टोटल 5 अटेम्प्ट आप कर लो, ठीक है ना। या तो पहले 3 अटेम्प्ट दो और रिवीजन टाइम पे दो, या पहले 4 अटेम्प्ट दे दो और रिवीजन टाइम पे 1 अटेम्प्ट दे दो। ये आपकी चॉइस है। इसीलिए मैंने आप लिखा है 5th अटेम्प्ट जो है आप जनवरी या दिसंबर में दोगे। अब आपका पूरा जो टोम है वो 222 क्वेश्चन में कवर हो जा रहा है, तो ये कितनी गुड लक की बात है ना कि पूरा टोम आप 222 क्वेश्चन में कवर कर ले रहे हो। और ये सच्चाई है कि इसमें कवर हो जाता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं JEE एग्ज़ाम दे रहा था तो JEE एग्ज़ाम में मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट, मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें नहीं थी। हमारे पास एक नूतन की फिज़िक्स की किताब आती थी और वो काफ़ी ओल्ड मॉडल थी, एंड अब उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड में दिए हुए थे, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और 11th और 12th को मिला करके जो है टोटल उसमें नूतन फिजिक्स में जो है करीब 44 चैप्टर्स थे, 44 चैप्टर थे, और हर एक चैप्टर के अंत में जो है डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर 15 से 25 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। यही तरीका मैंने अपनाया था जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं,
और कितनी बार मैंने अटेम्प्ट किया, किस दिन अटेम्प्ट किया। और मात्र बोर्ड 12th का बोर्ड मेरा ख़त्म हुआ था एक मिड ऑफ मार्च में, और मेरा प्रीलिम्स यानी उस वक्त स्क्रीनिंग बोलते थे 8 अप्रैल को था। तो मेरे पास जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 21 दिन थे, 20 या 21 दिन थे। 20 या 21 दिन में मैंने ये 4400 चैप्टर्स के जो भी 15 से 25 क्वेश्चंस थे हर एक चैप्टर में, उन्हीं पे फोकस किया, उन्हीं को रिवाइज किया, और उसमें से जो नहीं आ रहे थे उसको बार बार समझने का प्रयास किया, और जब समझ में आ गया तो उसको रटने का प्रयास किया। फोकस मेरा इसी पे बना रहा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं फोकस से हटा नहीं। आई मीन टू से मेरे पास लास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं थे, ये न्यूटन फिजिक्स के मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी है उनकी जो भी समझ थी, बट अपने पास तो लास्ट ईयर क्वेश्चन है आज की डेट में, तो अपन को इसी पे फोकस रखना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए इसको जेड टू ए में बोलता हूँ कि भाई अपन को जेड पे हमेशा फोकस्ड रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब कुछ हो जाएगा। हाँ, यही इसी बात पे तो लोगों का विश्वास नहीं होता। कंटेंट लोगों को इस बात पे कभी भरोसा नहीं हो पाता कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से कवर हो जाएगा। बात ये है मेरे भाई कि ये 222 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भले हैं, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, नहीं कर पाए आप सॉल्व, या गलती कर दी आपने सॉल्व करने टाइम पे, जब उसको समझने का प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेबस कवर हो जाता है। तो 200 और आप ये पाओगे कि लेट्स से कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इसमें 8 टॉपिक हैं और इसमें जो है 11 हैं जो अपन की बुक है, और 400 पेज की है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इसका पहला जो है इसके पहले का करस्पॉन्ड करता है, और 36 पेज का है ये, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दो, ये छोड़ दो तो 25 पेज, यानी 25 पेज की थ्योरी है इसमें। वास्तविकता ये है कि फैक्ट ये है कि इसके 27 क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप एक्चुअली इसके 2500 पेज कवर कर लोगे। वास्तविकता ये है बस। लेकिन अंतर क्या है फिर? अंतर ये है कि आपके माइंड में एक कॉन्शियसनेस रहेगी कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि आपने जेड से शुरू किया ना, आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन से ही अपनी स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, तो कवर तो आप कर ही लोगे सिलेबस। अच्छा, उसमें भी एक चीज़ और ध्यान देनी होती है कि लेट्स से कि अगर मुझे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये टॉपिक को पढ़ना जरूरी है 1.6, ठीक है, 1.7 को नहीं 1.6, तो ये मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, गेट 1996, यहाँ मैं लिख दूंगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, गेट 1996 फ्लैश। तो जब मैं अपनी पोस्टल कोर्स वाली बुकलेट को भी रिवाइज कर रहा हूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कब आया है। और कई बार ऐसा होगा कि एक ही टॉपिक 2 बार पूछा गया हो, 2 सालों में इम्पोर्टेंट रहा हो, ठीक है ना। तो इट्स लाइक आप नो ड्रिबल कर रहे हो अपने नोट्स के साथ कि नोट्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और सारी आपकी जो है जेड टू ए स्टडी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। और इसी के बेसिक अब जैसे अपन के पास 6 महीने से भी कम है, 5 महीने 6 महीने बेसिकली, ठीक है ना। 1 महीने आप रिवीजन के लिए छोड़ देते हो अगर, तो आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीने में पहले तो आप काउंटिंग करो। जैसे अपन ने टोम का काउंट किया तो टोम का अपन आया इधर रहा, टोम का अपन ये टोम में आया अपन का 222 क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही सबका आप टोटल कर लो जनरल एबिलिटी तक, तो फिर उसका टोटल आ जाएगा। तो एक आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई मेरे को टोटल तक पहुंचना है 5 महीने के अंदर, टोटल को कवर कर लेना है 5 महीने के अंदर, और हर एक को 4-4 बार अटेम्प्ट कर लेना है। और उस अटेम्प्ट के दौरान ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को नोट्स भी बनाने हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से, कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के लिए मुझे क्या क्या याद होना चाहिए वो मेरे नोट्स में मुझे लिखना है। हाँ, स्टेप्स कह लो, फॉर्मूला कह लो, मेथड कह लो, जो भी कह लो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो मुझे लिखना है। तो जो आपके नोट्स बनेंगे वो ऑब्वियसली इतने हैवी नहीं होंगे जितना कि 700 सॉरी ये आपकी जो थ्योरी ऑफ मशीन्स की बुक है 400 पेज की, तो आपके जो थ्योरी ऑफ मशीन्स के नोट्स बनेंगे उसमें 400 पेज नहीं होंगे, उसमें काफ़ी कम पेजेस होंगे, और यही इसकी खासियत है। कुछ चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इसमें भी आप लिखोगे कि कौन सा टॉपिक, लेट्स से कि ये वाला इतना कंटेंट जो है किसी पर्टिकुलर ईयर क्वेश्चन में आया था, तो वहाँ लिखोगे इसको भी, ईयर और गेट। और इसी प्रकार आईएएस में भी अगर आया था तो आईएएस 1996, या अगर लेट्स से कि ये वाली थ्योरी जो है यहाँ से यहाँ तक
IES 2005 में पूछा गया तो आप यहाँ लिखोगे IES 2005। तो एक तरीके से आप लिंकिंग कर रहे हो, जेड को ए से लिंक कर रहे हो, लास्ट ईयर क्वेश्चन को ए मतलब बुक, जो जो बुक है आपकी उससे लिंकिंग कर रहे हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ नोट्स बनाते जा रहे हो लास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। यही बेसिक मेथड है और लूज एफर्ट शीट्स पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समय मिलेगा होपफुली, तो हम गेट लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद और ऑब्वियसली 3-3 बार सारे क्वेश्चंस सारे टॉपिक्स अटेम्प्ट कर लेने के बाद इट मे सो हैपन कि हम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सर्विस का उठा लें, या एटलीस्ट गेट के बाद भी उठाएंगे ही। जब गेट के बाद उठाएंगे और दोबारा टॉम पढ़ेंगे, दोबारा कुछ नई चीज़ें हमें लिखेंगे नोट्स में, तो लूज एफोर्ट शीट्स में रहेगा तो उसको स्लीपिंग करना आसान है, आगे पीछे करना आसान है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहली बार नोट्स बनाते हो, फिर आपको लगता है ये तो बड़ा गचरा सा बना रखा है मैंने, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। अब वो चीज़ अगर आपने अपने स्पायरल बाइंडिंग बुक में बना रखी है, बाइंडिंग कॉपी में, या ऐसे नॉर्मल कॉपी में बना रखी है, तो पॉसिबल नहीं आपको पेज फाड़ना, तो भाई अच्छा लगेगा नहीं। तो ये मेरा जो है मेथड है बेसिकली जेड टू ए स्ट्रेटजी का। काफ़ी मैंने डिटेल में बताया, अगर आपने अभी तक देखा तो थैंक यू।